Hello everyone. Previous class we have seen AC fundamentals and have seen many theory. जो लोग previous record नहीं देखे हैं उनके लिए अभी का क्लास समझना difficult होगा. You must watch the previous video. उसके बाद ही ये क्वेश्चन आप कर सकते हो. चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं. Coil of area 20 cm square having 100 tons was rotated in a magnetic field of 0.2 Tesla with angular speed of 4 radian per second. Find the RMS value of the EMF generated. हाँ सोल्यूशन बताएंगे. सोल्यूशन ये हुआ कि द मैक्सिमम ईएमएफ जो होता है उसका फॉर्मूला प्रीवियस क्लास ही हम लोग डिराइव किए थे. इट वाज बी एन ए ओमेगा. बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, एन इज द नंबर ऑफ टर्न, ए इज द एरिया एंड ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन. हम बताए थे पहले भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में यू हैव टू टेक एवरीथिंग इन एमकेएस यूनिट्स, तब जाके ईएमएफ बनता है nd/dt, है ना. तो चलिए सबका वैल्यू देखते हैं. क्या B दिया है एमकेएस में? हाँ टेस्ला में तो दिया है 0.2. N कितना दिया है? 100 टन्स. एरिया कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. कन्वर्ट इट इमीडिएटली इनटू मीटर स्क्वायर. 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर. 20 इनटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर. ओमेगा क्या दिया है? 4 रेडियन पर सेकंड. जस्ट मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर. इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच इट इज? 200, 800 to 1600 into 10⁻⁴ is 0.16 volt. So this is the maximum EMF coming out to be. फिर क्या पूछा है? RMS value of the EMF. RMS value of the EMF is always the maximum value by √2 because this is sinusoidal EMF. तो 0.16 by √2 volt. आगे आप सॉल्व कर सकते हो. 10.2 ठीक है. 1/√2 होता है 0.707. Just multiply, it will be coming 10.2. Okay, next question number 2. A wire of resistance R was converted into a ring of radius capital R. Radius small r. The ring was rotated in a uniform magnetic field B with angular speed omega about an axis perpendicular to the B. ऐसा देख के डरो मत. यही था जो हम लोग कर रहे थे, पहले स्पेसिफाई नहीं कर रहे थे. अगर आप लोग वापस चलना चाहोगे अपना केस में तो देखो तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड में हम इसको घुमा रहे थे, दिस वाज रोटेटिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड. कैसे घूम रहा था? इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे था और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था. सो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये एक्सिस में घूम रहा था, है कि नहीं. तो यही चीज को खाली स्पेसिफाई करते हैं जो लोग आप लोग जो चीजों को आप लोग पहले से जानते हो. तो क्या हुआ यहाँ पे? हुआ यूं है, कोई एक रिंग को किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में हम घुमाने वाले हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है. अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और ये कॉइल अभी घूमेगा, रिंग अभी घूमेगा, तो ये किस एक्सिस में घूमेगा? द रिंग इज गोइंग टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस लाइक दिस. दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज ए कन्वेंशनल केस. कोई स्पेशलिटी नहीं है, खाली मेंशन कर दिया गया है. तो व्हाट इज द मैक्सिमम ईएमएफ? सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या लिखेंगे? E max कितना होगा? B N A ओमेगा. B कितना है? B तो B है. अच्छा N कितना है? एक ही टर्न है, सिंगल टर्न. N का वैल्यू लेंगे 1. एरिया कितना है? पाई r स्क्वायर. ओमेगा दिया हुआ. दिस इज द मैक्सिमम EMF. समझ में आया क्या? रिंग है तो सिंगल टर्न है, ओनली वन टर्न इज देयर. सो इफ यू टेक दैट इनटू अकाउंट इट कम्स आउट टू बी पाई b r स्क्वायर ओमेगा मैक्सिमम EMF इंड्यूस्ड. अच्छा इस EMF का मैक्सिमम वैल्यू हो गया A. तो RMS वैल्यू क्या हो गया? RMS वोल्टेज और RMS का EMF का RMS वैल्यू कितना हो जाएगा? RMS वैल्यू हो जाएगा पाई b r स्क्वायर ओमेगा बाय √2. अच्छा इट इज एज गुड एज. इसका मतलब हुआ कि इसमें कोई एक DC कनेक्ट हुआ है जिसका वोल्टेज कितना है? ये RMS वैल्यू. EMF का RMS वैल्यू इज द वोल्टेज. अगर इसमें रेजिस्टेंस R है, हाउ मच विल बी द पावर डेवलप? इट विल बी RMS वोल्टेज का स्क्वायर. सोचो रिंग का रेजिस्टेंस कैपिटल R है. DC में जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है उसका रिंग में जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है उसका इक्विवेलेंट DC वैल्यू कितना है? इक्विवेलेंट DC वैल्यू इज दिस. ये तो फिर हम क्या कहेंगे? तो जो हीट जनरेट होगा कैसे निकालेंगे? हीट जनरेटेड इज पावर इनटू टाइम. पावर क्या हो जाएगा? DC वैल्यू, DC वोल्टेज का स्क्वायर, दैट इज E RMS.
का स्क्वायर बाई आर, ये हो गया पावर, दैट इनटू टाइम। चलिए सबका वैल्यू डालिए, यू कैन गेट, ये आरएमएस का वैल्यू तो आपको मालूम है, कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर बी स्क्वायर आर टू दी पावर 4 ओमेगा स्क्वायर बाई √2 का स्क्वायर हो गया 2 इंटू आर इंटू टी। So the heat generated in the coil or in the ring in t seconds is given by this expression। क्या सबको समझ में आ रहा है? Yes। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, देखो आपको बस याद रखना है कि ऐसा होता है, ठीक है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। Okay, these things are understood. Let us go for the next question to see how we are going to do it. Now, दिया है क्वेश्चन में, देखिए ऐसा कोई एक स्क्वायर वेव फॉर्म है, उसका आरएमएस वैल्यू बताओ। आप चाहो तो यू कैन एक्सप्रेस द करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और हमारे पास आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला था आई आरएमएस इज इक्वल टू 1/t 0 to t इंटीग्रेशन आई स्क्वायर dt, ये था फॉर्मूला आरएमएस वैल्यू निकालने का। बट इस फॉर्मूले से निकालने से ये 1 मार्क वाला क्वेश्चन नहीं कहलाएगा। कीमत अगर 1 मार्क है तो क्या करना है, सोचो, ये करंट को थोड़ा ध्यान से देखो। क्या हुआ, कुछ समय के लिए करंट था के, कुछ समय के लिए करंट था के, उसके बाद उतने समय के लिए करंट हो गया माइनस के, नहीं, फिर कुछ समय के लिए हुआ के, फिर हुआ माइनस के, लाइक दैट। एंड व्हाट वाज आरएमएस वैल्यू, द इक्विवेलेंट डीसी, जो कि इसका जैसे हीट जनरेट करेगा। अब डीसी में और इसमें अंतर क्या है, करंट का मैग्नीट्यूड के ही रहता है, डायरेक्शन उल्टा पुल्टा हो रहा है। अब कोई रेजिस्टेंस में के एम्पियर का करंट ऐसे जाएगा, जितना हीट जनरेट करेगा ऐसे जाएगा, उतना ही हीट जनरेट करेगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब पॉजिटिव करंट जाने के बाद जितना हीट जनरेट होता है, नेगेटिव करंट जाते वक्त उतना ही करंट हीट जनरेट होता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता, करंट अगर ऐसा दिखता तो हीट जनरेशन में कोई फर्क पड़ता क्या, फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट डीसी क्या है, के एम्पियर्स। क्या आपको समझ में आया? तो लॉजिक के साथ आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसका इक्विवेलेंट डीसी इज, सीधे सीधे आंसर लिखे, के क्या है, द इक्विवेलेंट डीसी और इक्विवेलेंट आरएमएस वैल्यू। क्या किसी को दोबारा चाहिए तो मैं फिर से बताता हूं, ध्यान से देखो। ये करंट में के कुछ समय के लिए पॉजिटिव था, करंट कुछ समय के लिए के था पॉजिटिव था, फिर नेगेटिव हो गया के, फिर पॉजिटिव हो गया, ऐसे करके। जब कोई एक रेजिस्टेंस में के करंट इधर जाएगा, हीट जनरेट होगा, के स्क्वायर इधर आएगा, तब भी होगा के स्क्वायर, पावर होगा सेम। पावर इज नॉट गोइंग टू चेंज इन ए रेजिस्टेंस डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि इट इज ए बायलेटरल पैसिव एलिमेंट। इसको बायलेटरल मतलब इधर से करंट जाने से जैसे बिहेव करेगा, इधर से करंट आने से वैसे ही बिहेव करेगा, है ना। तो ये वाला करंट जाने से जैसा हीट जनरेट होता है, ये नेगेटिव करंट जाने से भी उतना ही हीट जनरेट होगा, ये जाने से भी उतना ही हीट जनरेट होगा। इसका मतलब ये करंट की जगह हम यहाँ पर दूसरा करंट ले सकते हैं, दे विल प्रोड्यूस द सेम हीट, because to find out the RMS value you are comparing the heat generated in this case to that case of a equivalent DC, है कि नहीं। तो ये करंट जितना हीट जनरेट करेगा, ये करंट भी उतना हीट जनरेट करेगा। बस ये नेगेटिव पार्ट को मैं उल्टा करके इधर खड़ा कर दिया हूँ, नेगेटिव पार्ट को उल्टा करके खड़ा कर दिया हूँ, ये तो ये ऐसा दिख रहा है, कितना है, के एम्पियर का। ये डीसी जितना हीट जनरेट करेगा, ये भी उतना हीट जनरेट करेगा, मतलब दिस डीसी इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ दिस अल्टरनेटिंग करंट। क्या सबको समझ में आया? फाइन। चलिए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिया है कि कोई फुल वेव रेक्टिफाइड एसी है और एक हाफ वेव रेक्टिफाइड एसी है। फुल वेव मतलब ऐसे वेव्स, इनफैक्ट हमारा ये एसी ऐसे होता है, इसका हर एक नेगेटिव पार्ट को अगर हम इन्वर्ट कर देंगे, कैसे करेंगे वो करेंगे, एक चैप्टर आएगा पीएन जंक्शन एप्लीकेशन में, रेक्टिफायर चैप्टर आएगा, तब देखेंगे कैसे ऐसे इन्वर्ट कर देते हैं, ऐसे हो जाएगा एसी, ठीक है। तो इसको कहते हैं फुल वेव रेक्टिफाइड। हाफ वेव क्या है, कोई एसी है और उसका एक हाफ को गायब कर दो, ये गायब हो गया, तो ये हो गया हाफ वेव रेक्टिफाइड एसी। समझ में आया क्या? तो पूछा इसका आरएमएस वैल्यू बताओ, इसका आरएमएस वैल्यू बोलो। आरएमएस वैल्यू हमें मालूम है, क्या मालूम है कि अगर करंट कुछ I इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी फॉर्म में है, मतलब देखने में कुछ इस किस्म का है, तो
तो आरएमएस वैल्यू क्या होता है, आईआरएमएस होता है Im/√2, है कि नहीं। अब सोचो तो इस केस में क्या होगा, यूजिंग द सेम लॉजिक, यहाँ पे करंट कभी पॉजिटिव था कभी नेगेटिव था, लेकिन हीट जनरेशन के लिए करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में कोई मायने नहीं रखता है। तो इस करंट के लिए जितना हीट जनरेट होगा, इस करंट के लिए भी उतने हीट जनरेट होगा। सो फॉर दिस करंट व्हाटएवर वाज द हीट जनरेटेड, फॉर दिस करंट सेम विल बी द हीट जनरेटेड। ये दोनों केस में बराबर हीट जनरेट होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर बराबर हीट जनरेट होगा तो हम कहेंगे दोनों का आरएमएस वैल्यू बराबर है। इसका आरएमएस वैल्यू क्या था, Im/√2, तो इसका आरएमएस वैल्यू क्या होगा, याद रखना पड़ेगा आपको। आई कैन नॉट राइट एवरीथिंग फॉर एक्सप्लेनेशन, यू से आरएमएस वैल्यू इज, बिट नंबर 1 में आरएमएस वैल्यू क्या हो गया, इट इज कमिंग आउट टू बी Im/√2, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू Im दिया हुआ है। क्या सबको समझ में आया? Now think for the second part. It's a half wave rectified AC. अच्छा, ये पूरा चीज होता था, जितना हीट जनरेट होता था ये आधा गायब हो गया। कितना हीट जनरेट होगा, आधा हीट जनरेट होगा, है कि नहीं। इस केस में एक साइकिल में जितना हीट जनरेट होता था इसमें आधा हीट जनरेट होगा। इस केस में कितना हीट जनरेट होता था, तो हम कहेंगे कि सपोज जस्ट मेकिंग ए लिटिल रफ वर्क टू मेक यू अंडरस्टैंड, लेट IRMS फॉर द सेकेंड केस इज इक्वल टू I डैश। तो इस केस में कितना हीट जनरेट होगा, I डैश स्क्वायर RT, heat generated in this case through a resistance R in T seconds. When this current passes through a resistance R for T seconds, this is the heat generated. इस केस में कितना हीट जनरेट होगा, इसका डबल होगा। इस केस में कितना होता था, इसका आरएमएस वैल्यू Im/√2 का स्क्वायर इंटू R इंटू T। इस केस में इतना हीट जनरेट होता था, इस केस में उसका आधा हो रहा है, तो इसको आधा कर दो और इसका डबल हो जाएगा उसकी बराबर। तो व्हाट यू फाइंड, RT कैंसल्स आउट, सिंपलीफाई करिए, 2I डैश स्क्वायर इज इक्वल टू Im स्क्वायर बाई 2 और I डैश इज Im/2। आपको याद रखना है कि the RMS value in this case, in the second case RMS value I डैश नहीं है, कितना है वो, Im/2। सिंपली आप आंसर याद रख लोगे तो बाकी सब भूल जाओ चलेगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिक याद रहने से कभी कभार आपको हेल्प कर देगा। क्या चीजें समझ में आ रहा है? यस, इज इट अंडरस्टूड? यस सर। यस। तो हम देख रहे हैं कि इस केस में आरएमएस वैल्यू इज सेम एज Im/√2, इस केस में आरएमएस वैल्यू इज Im/2, हाफ वेव रेक्टिफाइड केस में Im/2। ठीक है, याद रखना। इसका और इस केस में होता है Im/√2, जैसे आप जानते हो, इस केस में Im/√2 होता है। ठीक है, वो पूछेंगे कि ऐसे पूछेंगे कोई, जैसे मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, बोर्ड में नहीं पूछेंगे, बाकी लोगों के लिए बोल रहा हूँ। When an AC was passed through a heater coil, it develops average power of 1000 watt if the AC is half wave rectified is made half wave rectified। सर एसी को हाफ वेव रेक्टिफाइड कैसे कहते हैं? अरे अगर आप कहीं जगह मान लो कि ये एसी का कनेक्शन दिए हो, यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट ऐसे से जा रहा है, तो ये एसी जा रहा है किसी एक एलिमेंट में। अगर आप इसके साथ सिंपली एक डायोड लगा देते हो तो जो करंट निकलेगा वो हाफ वेव रेक्टिफाइड हो जाता है। जस्ट पुट ए डायोड इन सीरीज विद दिस, तो ये हाफ वेव रेक्टिफाइड हो जाता है, क्योंकि डायोड एक डायरेक्शन में करंट को अलाउ करता है जाने के लिए। जब ये करंट नेगेटिव है, करंट को जाने नहीं देता है, तो इधर खाली आपको जो करंट मिलेगा वो ऐसा वाला मिलेगा, नेगेटिव वाला करंट नहीं मिलेगा, ये हाफ वेव रेक्टिफाइड हो जाता है। हाँ, जब ये AC was passed through this heater coil, the heat generated was, the power generated was 1000 watt. Now, if you put a diode in series, that means if it is made half wave rectified, what will be the power? What will be
पावर। तो आप क्या कहोगे, when I is equal to Im sin ओमेगा t, योर RMS वैल्यू होता था Im बाय √2, सो पावर क्या होता था, इट इज IRMS का स्क्वायर इंटू R, दैट इज ये Im बाई √2 जहां लिखे थे वहां पर लिखेंगे Im बाई √2, डंडा भाग रहा है, ये डंडे को लेके चलेंगे, ठीक, Im by √2. So when this current is passing, the power is Im square into R, IRMS square into R, IRMS का वैल्यू ये है तो हो गया Im square R by 2, ये था पावर। इसका वैल्यू कितना दिया है, 1000 वाट ये दिया हुआ है। अगर इसको हाफ वेव रेक्टिफाइड कर देंगे, when half wave rectified, when half wave rectified, you see RMS वैल्यू कितना हो जाता है, Im by 2 है ना, फुल एसी का होता है Im by √2, हाफ वेव रेक्टिफाइड होने से Im by 2 आपको वैल्यू याद रखना पड़ेगा। तो आप क्या कहोगे, जो हीट जनरेट होगा और द पावर होगा, तो पावर कितना होगा, पावर का तो वही फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट डीसी का स्क्वायर IRMS का स्क्वायर इनटू R। IRMS मतलब Im by 2, स्क्वायर करो तो Im का स्क्वायर बाई 4 इंटू R। पहले क्या था, Im स्क्वायर इंटू R बाई 2 was 1000, ये 4 हो गया, तो ये कितना होगा, 2 के जगह 4 हो गया, तो ये हो जाएगा 500 वाट। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो इसको भी समझने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 1 मार्क क्वेश्चन है। एसी पास करेंगे, किसी में हीट जनरेट हो रहा है P, उसको हाफ वेव रेक्टिफाइड कर देंगे, हीट जनरेट होगा P by 2। देख के डरो मत, ये सब स्टेटमेंट को 1 मार्क स्टेटमेंट जैसे याद रखो, दे विल नेवर आस्क यू फॉर एनी कैलकुलेशन। वैसे तो ऐसे ही बोर्ड में नहीं आने वाला और जेई में तो आएगा ही नहीं। Calculations are not required. You have to make important statements like this in your formula note. When an alternating current is passed through a resistance R, power is generated P. If a diode is put in series, what is the power generated? It is P by 2. बस इतना याद रखना है, समझ में आ रहा है? So it is coming out to be 500 watt. ठीक है, we go for next theory, today's theory. Today we shall see what is average value of an AC. Average value of AC, जैसे RMS वैल्यू निकाला, ये हो गया एवरेज वैल्यू। ये चीजें मोस्टली जरूरत होते हैं कहाँ पर बताओ, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। इलेक्ट्रिकल सर्किट में एवरेज वैल्यू का बहुत ज्यादा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जहाँ पर पावर इन्वॉल्व है वहाँ पर एवरेज वैल्यू का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सिग्नल इन्वॉल्व है तो वहाँ पर एवरेज वैल्यू का बहुत ज्यादा मायने रहता है। बाय द वे ये क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड। एवरेज वैल्यू of an AC is defined as the equivalent DC। हाँ, इक्विवेलेंट DC, RMS वैल्यू में भी तो इक्विवेलेंट DC बोल रहे थे, यहाँ पर भी इक्विवेलेंट DC है। इक्विवेलेंट DC which transfers same amount of charge, transfers same amount of charge, same amount of charge, same amount of charge in same time is in case of AC। RMS वैल्यू में क्या था, produces same amount of heat in same time as in case of AC, ऐसे था। यहाँ पर हो रहा है क्या, same amount of charge is transferred। अब heat से कोई मतलब नहीं है, मतलब AC के केस में जितना चार्ज ट्रांसफर होगा
डीसी के केस में उतने ही चार्ज ट्रांसफर होगा, तो डीसी को एसी का एवरेज वैल्यू बताएंगे। समझ में आया क्या? लेट अस सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक अल्टरनेटिंग करंट है। I allow that current to pass through a resistance R for a time of t seconds. Then I choose a suitable DC. I pass that current also through a resistance R for t seconds. तो इस केस में कुछ चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, you call it QDC. इस केस में कुछ चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, call it QAC. If QDC is equal to QAC, then this I is the average value of I is the average value of small I. ये चीज आपको समझना है, ठीक है? तो अगर ये QDC QAC की बराबर हो गया, this alternating current, this direct current will be called the alternating current. तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? हम कहेंगे for I to be the average value of small I. Small I is a function of time, capital I is a constant. Q in case of DC is equal to Q in case of AC. DC के केस में t सेकंड में कितना हिट जाएगा? अगर I करंट जा रहा है, t सेकंड में कितना हिट जाएगा? How much will be the current passing through in t second? I into t. AC के केस में करंट तो बदल रहा है, कैसे I into t करेंगे? ठीक है, जब करंट था I, तब dt सेकंड में चार्ज गया I dt, पूरा 0 to t सेकंड में it is I dt का इंटीग्रेशन 0 to t. If you simplify, you find I is equal to 1 by t 0 to t I dt. This is what is the average value formula. ये फॉर्मूला हो गया एवरेज करंट का, मतलब कोई भी अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना? अब इसको थोड़ा सा और हम एक आसान तरीके से लिखना चाहेंगे, क्योंकि बोर्ड वाले उस तरीके को जान गए हैं और उसके ऊपर क्वेश्चन डाल देते हैं। पहले नहीं डालते थे, अब धीरे धीरे वो लोग भी स्मार्ट हो रहे हैं, बोर्ड वाले वो भी क्वेश्चन डालने लगे। तो चलिए क्या है वो बताते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि व्हाट डज इट मीन, ये आईडीटी का इंटीग्रेशन। सपोज I is a function of time और f of t is, suppose f of t is a function of time, suppose ऐसा है, ठीक है? तो f of t dt, ये f of t जो है ये हो गया फंक्शन, टाइम के साथ स्केल किया गया है। f of t 0 to t, f of t dt देता है कि t सेकेंड के तक इसके नीचे क्या एरिया है ना? अगर आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ चुके होगे तो आप देखोगे y dx integration x1 to x2 gives you the area under the y graph y is equal to f of x within the interval x1 to x2 ऐसे होता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो चीजें हैं ये क्या है, आप कह सकते हो IDT 0 to t का मतलब हुआ, IDT 0 to t का मतलब हुआ area under the diagram of this alternating current under a full cycle by time period। तो अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो एरिया अंडर वन साइकिल बाय टाइम पीरियड। और यही मेथड को यूज करके हम सारा केस में निकालने की कोशिश करेंगे व्हाट इज द एवरेज वैल्यू एरिया अंडर द फर्स्ट साइकिल बाय दिस। जैसे अगर मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, सपोज आई से हियर इज ए करंट, आई वांट टू फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू। पर्टिकुलरली दिस क्वेश्चन हैज कम इन योर बोर्ड एज वेल एज इन डिफरेंट अदर मेडिकल एंट्रेंसेस और यूईटी वगैरह ये सब में आता है। चलो मानते हैं कि ये जो करंट का वेवफॉर्म आपको दिखाया गया है उसका मैक्सिमम वैल्यू दिया है Im और उसका टाइम पीरियड दिया है t to t लाइक दिस इज ए पीरियडिक वेवफॉर्म। आप उसको इसका एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हो तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालोगे? आप कहोगे एवरेज वैल्यू इज एरिया अंडर वन साइकिल, एरिया अंडर वन साइकिल डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड।
अगर यही करोगे आपका काम निकल जाएगा। आप इंटीग्रेट करके भी कर सकते हो, आप चाहोगे तो आपके लिए मैं इंटीग्रेट करके अभी कर लूंगा, लेकिन पहले देख लो ये कितना हो गया। एरिया अंडर वन साइकिल कितना हो गया? व्हाट इज एरिया अंडर वन साइकिल? दिस एरिया कितना है? हाफ IM इंटू टी, है ना, हाफ बेस इंटू हाइट बाय टाइम पीरियड कितना है? टी। कितना हो गया? IM/2। सो द एवरेज वैल्यू इज IM/2। आपको याद रखना पड़ेगा ये सब चीजों को, आपको याद रखना पड़ेगा ये सब चीजों को, IM/2, ठीक है। अगर आप कहोगे नहीं सर हमें फॉर्मूला इंटीग्रेशन करके करना है, लेट अस सी लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड में अगर हम करना चाहेंगे विद द फंडामेंटल्स, तो चलो पहले करंट को एक्सप्रेस करते हैं एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। करंट इज ए स्ट्रेट लाइन, करंट वर्सेस टाइम डायग्राम इज ए स्ट्रेट लाइन। कैसा स्ट्रेट लाइन? y इज इक्वल टू mx फॉर्म में आएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c में से c 0 है बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना, c 0 है, तो हम कहेंगे हियर y इज इक्वल टू mx प्लस c तो हो गया 0, x के जगह क्या लिखेंगे? t। m क्या है? स्लोप। कितना है? कैपिटल Im बाय स्मॉल im, सो इट इज कैपिटल Im बाय t, सो इट इज कैपिटल Im बाय t इनटू स्मॉल t हो गया करेंट। दिस इज द करेंट। कब तक? फॉर t लाइन बिटवीन 0 टू कैपिटल T, यहां तक। उसके बाद फिर करंट से बदल जाएगा, दूसरा स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन आ जाएगा। हमें इतना क्यों लिखना है? क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन तो 0 टू t के अंदर है, तो हम कहेंगे I एवरेज इज इक्वल टू 1/t 0 टू t I dt इंटीग्रेशन 0 टू t इंटरवल में I का वैल्यू मालूम है, तो क्या मिला? इट इज 1/t, अंदर हो गया कैपिटल Im/t इंटू t dt इंटीग्रेशन 0 टू t। तो ये t बाहर आया, Im बाहर आया, क्या मिला? Im/t स्क्वायर, अंदर क्या रह गया? t का इंटीग्रेशन कितना है? t²/2, 0 टू t डालो तो ये भी t स्क्वायर ये भी t स्क्वायर एक दूसरे को खा गए, क्या मिला? Im/2। सो द एवरेज वैल्यू इज Im/2, आइदर यू कैलकुलेट दिस वे और दिस वे। क्वाइट ऑब्वियस है कि दिस मेथड इज लुकिंग क्वाइट इजी टू रिमेंबर, है ना। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, अगर हमें कोई पूछेगा एवरेज वैल्यू ऑफ I इज इक्वल टू Im sin ओमेगा t, मतलब कुछ ऐसा, इसका एवरेज वैल्यू कितना है? ठीक है, तो हम कहेंगे इट इज एरिया अंडर वन साइकिल, ये टाइम पीरियड है। तो देखो व्हाटएवर में भी द मैक्सिमम करें, ये पॉजिटिव एरिया जितना होगा नेगेटिव एरिया उतना ही होगा, तो आप क्या कहोगे? ओवर ए फुल साइकिल इज इक्वल टू क्या होगा? एरिया अंडर द डायग्राम। कितना है एरिया अंडर द डायग्राम? इज एरिया अंडर डायग्राम अंडर वन साइकिल बाय टाइम पीरियड। क्या बता सकते हो व्हाट इज द एरिया अंडर वन पीरियड? ये पॉजिटिव एरिया है नेगेटिव एरिया है, टोटल हो जाएगा 0, तो मिलेगा एवरेज वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट ओवर ए फुल साइकिल इज 0। समझ में आया क्या? कभी कभार लोग पूछते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट Im sin ओमेगा t ओवर हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू कितना हो जाएगा? होता है, अगर हम इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 1/t Im sin ओमेगा t dt। इनफैक्ट फॉर्मूला क्या था? I dt, तो I की जगह में वैल्यू डाला हूं 0 टू t, नाउ हाफ साइकिल में 0 टू t/2। हाँ, ये लिखना था प्रॉपर्ली। क्या लिखना था? t सेकंड में करने से होता है 1/t और ये होता है 0 टू t I dt। लेकिन अभी हम हाफ साइकिल में निकालना चाहते हैं तो t के जगह लिखेंगे t/2, यहाँ पर भी लिखेंगे t/2, तो ये 2 ऊपर जाएगा, मिलेगा 2/t 0 टू t/2। I का वैल्यू क्या है? Im sin ओमेगा t that into dt, you integrate, simplify, keeping in mind that omega is 2π/t, आपको मिलेगा this whole thing will be coming out to be 2Im/π। तो
क्योंकि एवरेज वैल्यू ओवर ए फुल साइकिल इज 0, एवरेज वैल्यू ऑफ एन एसी ओवर हाफ साइकिल निकाला जाता है और याद करते हैं। तो आपको ये डेरिवेशन कुछ नहीं याद रखना है, पूरे के पूरे क्लास में आप सारा जो क्वेश्चन में करवाया डेरिवेशन करवाया हर एक में से बस एक एक ठो स्टेटमेंट निकालो। ये स्टेटमेंट इसका मतलब ये था, क्यों हुआ कैसे हुआ के लिए मैं डिराइव किया हूं, क्यों हुआ कैसे हुआ आपको नहीं चाहिए, बस आपको याद रखना है कि ऐसा होता है। क्यों होता है? भगवान की माया है। ठीक है, आपको ज्यादा अंदर नहीं जाना, जिनको अंदर जाना है अंदर जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि you have to just remember these numericals as standard questions and their answers, तो आपको काम आसान लगेगा। तो एवरेज वैल्यू आप लोगों को समझ में आया, एवरेज वैल्यू समझ में आया, सब कुछ समझ में आ गया। अब हम लेके एसी फंडामेंटल के साथ अंदर जाएंगे और चैप्टर में आरएलसी इंडक्टर रेजिस्टर कैपेसिटर के साथ कैसे बिहेव करता है वो भी देखेंगे। ठीक है, वो एक एक करके हम लोग सारा चीज देखेंगे इसके बाद। तो फिर से इसको पढ़ के आओ प्रॉपर्ली, अगले क्लास इसको देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।